आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख लिया, इसके बाद आपने पोटेंशियल सरफेस देख लिया, और इस तरह से आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से हम फील्ड को न सिर्फ मैथमेटिकली, लेकिन न सिर्फ मैथमेटिकली बल्कि एक डायग्राम के रूप में एक खूबसूरत तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन डायग्राम्स की आपको आगे चल कर बहुत जरूरत होने वाली है। तो आज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डायग्राम्स हैं। आप पिक्चर भी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे गाय बैल और पेड़ पौधों का पिक्चर बनाते हैं, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चर भी बना सकते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक विशेष कंसेप्ट लेंगे, और मुझे ये करने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि यह जो टॉपिक जो होने जा रहा है अगले 3-4 क्लासेस के अंदर, वो टॉपिक आपके पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान देकर के सुने। चीजें जीरो से स्टार्ट होती हैं और ऊपर तक जाती हैं। अगर आप बीच में कुछ मिस कर देंगे तो फिर पूरी तरह से सफलता नहीं मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कहीं कुछ ढीलापन रह जाएगा, और तब ऐसे में आपका सक्सेस भी इंश्योर नहीं हो सकेगा। तो चलिए मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिलहाल हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये सीधी जा रही है, इनके बीच का स्पेस जो है वो फिक्स है, इसलिए यहां से यहां तक सेम फील्ड लाइन है। मान लीजिए कि काल्पनिक रूप से या रियली कैसा भी एक सरफेस सामने चला आता है। मान लीजिए कैसा भी सरफेस हो, एक कॉपी यहाँ पर रख सकते हैं, आप अपनी हथेली रख सकते हैं, आप खुद खड़े हो सकते हैं, या आप इमेजिनरी तरीके से एक सरफेस अगर आप वहां बना सकते हैं तो बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक सरफेस चुना। अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के या किसी भी फील्ड के ठीक सामने आ जाए तो निश्चित रूप से ये लाइनें जो हैं इस सरफेस के अंदर से गुजरेंगी। तो जब ये लाइनें इस सरफेस के अंदर से गुजरेंगी, पास करेंगी, और तब एक नई क्वांटिटी का जन्म होगा जिसको हम कहेंगे कि फ्लक्स। फ्लक्स क्या है भाई? फ्लक्स केमिस्ट्री में भी एक टर्म है, वो वाला फ्लक्स मैं नहीं कर रहा हूं। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक खास सरफेस के द्वारा, जो इमेजिनरी भी हो सकता है, उसके द्वारा इंटरसेप्ट की जाती है, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को या किसी भी फील्ड लाइनों को इंटरसेप्ट करता है तो ये लाइनें उसके अंदर से गुजरती हैं। तो जितनी लाइनें गुजरती हैं उस क्वांटिटी को हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द रिलेटिव number of field lines passing through a surface is called flux। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहला जो एक टर्म यहाँ पे डाला रिलेटिव नंबर। ये क्या है भाई? रिलेटिव नंबर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो 4 लाइनें बनी हैं असल में 4 नहीं है, असल में ये कई कई हजारों करोड़ लाइनें हैं। यहाँ पे हर जगह पर लाइन है, उस कई करोड़ लाइनों के बदले में मैंने एक लाइन दी है, इसलिए इसकी संख्या एक्चुअल संख्या नहीं होती है, इसलिए मैंने रिलेटिव नंबर शब्द का इस्तेमाल किया है। उस पे बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस न दें, आप यूं भी समझ लें कि जितनी लाइनें किसी सरफेस से पास करती हैं उस क्वांटिटी को फ्लक्स कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे 4 यूनिट फ्लक्स दिख रहा होगा, 1 2 3 4, कितना आसान है। तो फ्लक्स क्या है भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी सरफेस के थ्रू पास करती है उसको फ्लक्स कहते हैं। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो फ्लक्स है इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है? फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, और तब हम इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे, क्योंकि यह एक बहुत कंसेप्चुअल वीडियो बनने जा रहा है और हम लोग इस चीज को बेहद आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने एक अच्छी चीज पढ़ी। किस चीज पर फ्लक्स डिपेंड करता है? क्वेश्चन जांच कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अभी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लक्स लिखा हुआ है। मान लीजिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सरफेस डाला और एक बड़ा सरफेस भी डाला, एक छोटा सरफेस एक बड़ा सरफेस। तो बताइए तो फ्लक्स किस में से ज्यादा निकला? तो इस वाले सरफेस में से 1 2 3 लाइनें गुजरी, और इस वाले में से 1 2 3 4 5 लाइनें गुजरी। तो आपने देखा कि अगर सरफेस बड़ा हो तो ज्यादा लाइनें पास करती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक उस सरफेस के एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कितना एरिया हुआ। अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा।
दूसरी चीज, मान लीजिए कि अब ये डायग्राम हम लोगों ने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस बार हम एरिया सेम रखते हैं। यहाँ पर हम एक चीज समझ गए कि एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक एरिया लिया और कुछ फील्ड अपना लाइनें हैं यहाँ पे, और पता चला कितना फ्लक्स है भाई, तो गिन लिया 1 2 3 4 5 यूनिट फ्लक्स। अगर ये लाइनें, अगर ये फील्ड ही स्ट्रॉन्गर होता तो क्या करते? अगर फील्ड पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैंने आपको पहले कहा है कि जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ज्यादा बनानी पड़ती है, ज्यादा डेंस होती है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा तो लाइनों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी, और जब लाइनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो फ्लक्स बढ़ गया ना। पहले पता नहीं कितने थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो फिर से फ्लक्स ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज आपने सीखी, पहला तो एरिया बढ़ा देने पर फ्लक्स ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रांग हो तो भी ऐसे केस में ज्यादा लाइनें पास करती हैं। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ओरिएंटेशन। ध्यान दीजिए, ओरिएंटेशन मैटर करता है। आपने सरफेस को किस तरह से रखा है ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे मान लीजिए आप ध्यान दें, मेरे पास ये मेरा मोबाइल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इधर से आ रही हैं, मैंने अपने मोबाइल को ऐसे रखा है सीधा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जितनी भी लाइनें हैं इस मोबाइल से पास कर रही हैं। तो अगर सरफेस इस प्रकार से हो कि सारी की सारी लाइनें उसमें से पास करें तो फिर फ्लक्स बढ़ जाएगा। लेकिन इसी मोबाइल को अगर मैं ऐसे रख दूं, तो अगर इस मोबाइल को ऐसे रख दूं तो लाइनें इसके ऊपर से निकल जाएंगी, इसके नीचे से निकल जाएंगी, लेकिन इस सरफेस के थ्रू नहीं जाएंगी। इसका मतलब है कि मोबाइल का ओरिएंटेशन, सरफेस का ओरिएंटेशन काफी कुछ डिसाइड करता है कि फ्लक्स कितना होगा। सरफेस को इस तरह से रखें, मान लीजिए सरफेस को हमने इस तरह से रखा इस जगह पे कि एकदम सीधे सीधे लाइनें आके उसमें प्रवेश कर रही है, सीधे सीधे आ रही है। तो इस हालत में हम कहेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सरफेस जो होता है वो सरफेस एक वेक्टर होता है, हमेशा याद रखिएगा। सरफेस एक वेक्टर होता है और उस सरफेस का वेक्टर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर s, याद रखिए कि इसको हम सरफेस कह रहे हैं, यह सरफेस है और यह सरफेस वेक्टर है, दोनों में अंतर है। हम कहेंगे सरफेस तो आप मतलब लगाइएगा ये, और ये लगाइएगा सरफेस वेक्टर, बोलना पड़ेगा कि सरफेस वेक्टर है। तो अगर सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा डिग्री हो तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक से देखिए, सरफेस वेक्टर s और एंगल E फील्ड E के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। लेकिन अगर हम सरफेस को ऐसा रख दें, ऐसा कि सरफेस वेक्टर s और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसे में फ्लक्स होगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सरफेस भी है, लेकिन सरफेस का ओरिएंटेशन ऐसा हो गया कि यहां पर फ्लक्स नहीं आएगा। इसीलिए अब चूंकि 0 डिग्री पे मैक्सिमम है और 90 डिग्री पे 0 है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें एंगल का कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देना चाहिए। जवाब है हमें कॉस देना चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो 90 डिग्री पे 0 होता है और 0 डिग्री पे 1 होता है, इसलिए कॉस थीटा उपयुक्त रहेगा, जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, सरफेस वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल है। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो फ्लक्स आता है करीब करीब EA cos थीटा। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करें और अगर हम लोग थोड़ी सावधानी से बात करें तो और यहाँ पे कुछ नहीं आता है, और इसीलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि फ्लक्स बराबर EA cos थीटा। यानी फील्ड लीजिए, एरिया लीजिए और थीटा लीजिए। थीटा होगा सरफेस वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल। अगर इनको गुणा करेंगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। आइए हम लोग एक दो सवाल बनाते हैं। पहले फ्लक्स का हमने डिफिनीशन ले लिया। अब ये बहुत रूडिमेंटरी डिफिनीशन है, बहुत बहुत हल्का डिफिनीशन है, अभी इस पे नहीं आना, अभी सिर्फ सीखिए। तो अगर ये हमारा फ्लक्स का फार्मूला हो, चलिए एक सवाल बनाते हैं। मान लीजिए कि ये सरफेस है 5 मीटर स्क्वायर की
और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड 5 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पे 30 डिग्री के साथ आता है। तो फ्लक्स बताइए। फ्लक्स होगा E A cos थीटा। E का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, cos थीटा। थीटा कितना लेंगे? मैंने थीटा क्या बताया है आपको? थीटा है एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे किधर? ये 30 डिग्री जो है वो एरिया वेक्टर के साथ एंगल थोड़ा ही है। एरिया वेक्टर तो ये हुआ, तो इसके साथ एंगल निकालनी है फील्ड की, तो वो कितनी आ रही है? 60 डिग्री है, ना कि 30 डिग्री है। एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेनी है, नॉर्मल ऑफ द सरफेस के साथ एंगल लेना है, तो 30 नहीं बल्कि 60 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आएगा 50 गुने cos 60 यानी कि 1/2, 25 कूलम मीटर स्क्वायर हमारा एरिया, और उसके साथ फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ फ्लक्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस जगह पे हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, E A cos थीटा। ध्यान दीजिए कि अगर सीधे सीधे आके इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर घुस जाता है, तो ऐसी हालत में चूंकि cos थीटा 1 होगा, तो आप सीधे सीधे EA लिख सकते हैं। डायरेक्ट आ गया, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर सरफेस इस तरह से है कि फील्ड इसके ऊपर नीचे से क्रॉस हो गया, तो ऐसे में आप फ्लक्स सीधे सीधे 0 लिख सकते हैं। और थोड़ा तिरछा आया तो आपको इस तरह से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। चलिए इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग कुछ सवालों को बनाने में करते हैं। चलिए हम लोग एक आसान सवाल लेते हैं। हमारे पास ये एक सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, 4 मीटर स्क्वायर, और ये फील्ड लाइन आ रही है 5 न्यूटन पर कूलम सीधा आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स तो सीधा ही इसमें आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। ऐसे में फ्लक्स सीधे सीधे आएगा 20 कूलम मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ ठीक है, nm स्क्वायर बाय c। फ्लक्स इतना आ गया। मान लीजिए कि ये सरफेस ऐसी नहीं है और सरफेस ऐसी है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देख पा रहे हैं ना, सरफेस ऐसी ऐसी है। तो अब बताइए कितना फ्लक्स हुआ? तो अब फ्लक्स हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, इस सरफेस से फ्लक्स इतना हुआ और इस सरफेस से फ्लक्स तो होगा ही नहीं, तो ऐसे में फिर से फ्लक्स कितना आएगा? इतना ही आएगा। आपने किस तरह से हम चेंज करते हैं चीजों को। अगला सवाल ये है कि इसी में मान लीजिए ये फील्ड ऐसे कर दिया हमने इस सरफेस को, कि अब ऐसे है ऐसे है ऐसे है, अब फ्लक्स बताइए कितना होगा? तो फ्लक्स होगा, ठीक से देखिएगा, ये लाइन इस सरफेस में गई और इधर गई और इससे निकल गई। गौर कीजिएगा, एक ही सरफेस को लाइन 2 बार टच कर रही है। एक ही सरफेस में लाइन एक बार आई और एक बार गई, तो जब एक ही लाइन, फील्ड लाइन सरफेस को 2 बार टच करेगी, तो ये आता हुआ फ्लक्स हुआ और ये जाता हुआ फ्लक्स। इसमें याद रखिएगा, एक बार मैं आपके घर आया और फिर मैं बाहर निकल रहा हूं, तो आने और जाने का डायरेक्शन आप सेम नहीं ले सकते हैं, इसलिए ऐसे केस में 2 फ्लक्स होंगे। तो फ्लक्स अंदर आने वाला फ्लक्स होगा, ये मान लीजिए 4 मीटर स्क्वायर है सब, ठीक है, तो 4 गुने 5 आता हुआ फ्लक्स प्लस इसके साथ 0 और इसके साथ फिर से जाता हुआ फ्लक्स, कुल मिला के जोड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, आता और जाता फ्लक्स का डायरेक्शन सेम नहीं होता। हमेशा याद रखिए, कन्वेंशनली जाते हुए फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो जाता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव हो गया और आता हुआ फ्लक्स निगेटिव हो गया। फ्लक्स कितना हो गया? 0। याद रखिएगा, फ्लक्स में साइन होता है, डायरेक्शन नहीं परंतु साइन होता है। फील्ड सरफेस में जाता है तो फ्लक्स निगेटिव लीजिएगा, सरफेस से बाहर निकलता है तो फ्लक्स पॉजिटिव लीजिएगा। यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर एकदम होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब फील्ड आवे और जाए तो हमें फ्लक्स का कैलकुलेशन किस तरह से करना है।
हम लोग एक और यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, एक चीज ध्यान में देंगे यहाँ पे आपके, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सिमिलर क्वेश्चन है। कहता है कि एक सिलेंडर है, ध्यान दीजिए, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड है, ये सिलेंडर क्लोज्ड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और यहां भी क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, और ये वाला जो कर्व्ड एरिया है ये 10 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए मैं डेटा दे रहा हूं ऐसे ही, तो एक सिलेंडर है जो 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया और ये 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ 5 मीटर है और इस लोकेशन पर x बराबर 2 है और यहां पर x बराबर 7 है। ठीक, ध्यान दीजिए, x बराबर 2 मीटर और x बराबर 7 मीटर के बीच में है। ये रहा आपका सरफेस। अब ये ड्राम है कि बोतल है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी है, एक बंद डिब्बा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ध्यान दीजिएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x i डायरेक्शन में, मतलब समझिए 2x i डायरेक्शन। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड i डायरेक्शन में, श्योर है कि सब ऐसे ही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 2x है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि इस जगह पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और होगा और यहां पर मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, क्योंकि x का वैल्यू बदल चुका है, यहां पर x का वैल्यू 7 है, यहाँ x का वैल्यू 2 है, तो इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 2x, यानी 2 गुने 2 यानी 4 न्यूटन पर कूलम, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 2x, 2 सते 14 न्यूटन पर कूलम। समझ गए आप इस चीज को, और दोनों आई डायरेक्शन। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग है। मेरा सवाल है कि आप फ्लक्स बताइए पूरे से। तो फ्लक्स होगा, सबसे पहली बात कि ये जो 10 मीटर स्क्वायर वाला जो एरिया दिया है, इसके थ्रू तो कोई भी लाइन नहीं घुसेगी, क्योंकि ये तो आई डायरेक्शन में है, और आई डायरेक्शन वाला जो डायरेक्शन फील्ड है वो इस टेढ़े सरफेस को टच भी नहीं करेगा, वो उसके इर्द गिर्द से निकल जाएगा। असली समस्या ये सरफेस है और ये सरफेस है जिसमें से लाइनें गुजर रही है। तो यहां पर फ्लक्स इनवर्ड निकालेंगे, आता हुआ फ्लक्स का फॉर्मूला है फील्ड गुने एरिया, क्योंकि डायरेक्ट घुसा है, इसमें थीटा बीटा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आया है तो लिखेंगे फील्ड गुने एरिया, तो 4 गुने एरिया 2 यानी हो गया 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आता हुआ फ्लक्स है ना, तो माइनस में लिखना चाहिए हम लोगों को, और वही जाता हुआ फ्लक्स है, इस जगह पे फिर से आइए, फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सरफेस को टच करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लिखेंगे। तो यहां पर सरफेस को टच करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड है 14 न्यूटन पर कूलम और एरिया 2 मीटर स्क्वायर होगा, तो 28 nm स्क्वायर बाय c होगा। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि बाहर निकलता हुआ फ्लक्स है, ये नेगेटिव होगा तो टोटल फ्लक्स होगा 28 माइनस 8 यानी 20 nm स्क्वायर बाय c। इस तरह से हम लोग किसी भी सरफेस से फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग इस जगह पे जब एक बेसिक चीज हम लोग समझ गए, तो फिर हम लोग अब आगे कड़े क्वेश्चंस के लिए, ज्यादा कंसेप्चुअल सवालों के लिए तैयार है। अभी तक हम लोगों ने सीखा इस जगह पर कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। ये तब लागू है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो, यानी कांस्टेंट हो, एरिया वगैरह भी प्लेन हो। लेकिन मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तब क्या करें? अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, या मान लीजिए सरफेस ही टेढ़ी है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएबल होने का मतलब है कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मैग्नीट्यूड और अलग अलग डायरेक्शन, टेढ़ा मेढ़ा फील्ड, टेढ़ा मेढ़ा कम ज्यादा पता नहीं कैसा, एंड एरिया इज ऑल्सो कर्व्ड, एरिया भी कर्व्ड है, तब क्या करेंगे?
तब हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, पहले एरिया पे गौर कर लीजिए। अगर कोई एरिया कर्व्ड है, जैसे मेरा हाथ ये कर्व्ड है, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि जब भी कोई एरिया कर्व्ड होता है तो उस एरिया का जो छोटा टुकड़ा होता है वो फिर भी प्लेन होता है। तो इस सरफेस के इर्द गिर्द मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा मेढ़ा अपना आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग वैल्यू है, इसमें आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए हम लोग इस लोकेशन पे आते हैं। इस लोकेशन पर एक छोटा सा एरिया ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, डीएस लीजिए, छोटा सा एरिया। और चूंकि आपने डीएस लिया है तो छोटा सा एरिया लिया है, वो एक प्लेन होगा और वेक्टर होगा। छोटा सा एरिया चुनिए, उस छोटे से एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लीजिए। दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात मत कीजिए, सिर्फ उस लोकेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात कीजिए, डीएस पर बात कीजिए और छोटा सा फ्लक्स लिखिए। पूरे का तो फ्लक्स आप नहीं लिख पाएंगे, उस छोटे से फ्लक्स को लिखिए। छोटा सा फ्लक्स होगा ई, छोटा सा डीएस और वहां का कॉस थीटा। मान लीजिए इस छोटे से डीएस का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो है, तो दोनों के बीच छोटा सा एंगल थीटा है, तो ई डीएस कॉस थीटा आपका छोटा सा फ्लक्स हुआ। और इसी को जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। यानी फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ ओवरऑल ई डीएस कॉस थीटा। ई डीएस कॉस थीटा, तो याद रखिएगा फ्लक्स ई डीएस कॉस थीटा है। इसको अगर हम यहां से अब चूंकि 11th क्लास आप पास कर चुके हैं, आप जानते हैं कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। ये भी वही बात बताता है, ये भी वही बात बताता है। ये तीनों फॉर्मूले एक ही बात बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। अब ऑफिशियली हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करने की स्थिति में हैं। हम लोग इस डिफिनीशन पे ध्यान देंगे। यही डिफिनीशन असली डिफिनीशन, जो मैंने पहले कहा था कि फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस, ऐसे जाता है वैसे जाता है। उन सब चीजों को छोड़ दीजिए और अब देखिए कि हमने उस चीज को पहले जो कांस्टेंट ई और कांस्टेंट ए के लिए था उसको हम वेरिएबल फील्ड और सरफेस भी टेढ़ा मेढ़ा उस पे लाए और तब हमने इस तरह से इसको बनाया और तब फाइनली इसको हम ट्रीट करके लाए ई डॉट डीएस। याद रखिएगा ई डीएस मत बोल दीजिएगा, ई एक वेक्टर है, डीएस एक वेक्टर है, आप ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन बोलिएगा। तो फ्लक्स का डिफिनीशन अब हो गया, फ्लक्स का डिफिनीशन हो गया इस जगह पर, द सरफेस इंटीग्रल of the field is called flux। अब सरफेस इंटीग्रल क्या है भैया? किसी भी फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? किसी भी फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, जो मैंने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है, वो क्या होता है? जब आप ये डिफिनीशन देंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब है कि इस फील्ड के सामने एक सरफेस आ गई है, मैंने उस सरफेस के छोटे छोटे कई टुकड़े कर दिए हैं और कई टुकड़े करने के बाद उसमें से हर टुकड़े का अपना डीएस है और जब फील्ड जाती है तो हर टुकड़े के पास वो फील्ड का अपना डायरेक्शन है। देखो, हर टुकड़ा डीएस का अलग डायरेक्शन है और फील्ड का अलग डायरेक्शन है, हर टुकड़े के पास अपना अलग डायरेक्शन है और फील्ड का अलग डायरेक्शन है। तो जितने भी टुकड़े यहाँ पे बने हैं सरफेस के छोटे 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 टुकड़े, उन सभी टुकड़ों का डीएस अलग डायरेक्शन में है और ई वहां पे अलग डायरेक्शन में। मैं ये कह रहा हूं कि सरफेस इंटीग्रल का मतलब है कि हर टुकड़े पर ई डॉट डीएस करना, हर टुकड़े पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालना और ऐसा हर एक डीएस के लिए करना और उस सब को जोड़ देना, इसको कहते हैं हम फ्लक्स। प्रोसेस लंबा है, परंतु इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि आपने ऐसा कर दिया।
इसीलिए फ्लक्स इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो आपको सरफेस फ्लक्स मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे गौर कीजिए कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस को गुणा किया गया है। मतलब मैं कह रहा हूं, एक एग्जांपल समझ लीजिए, आपकी क्लास के हर लड़के की उम्र और उस लड़के की हाइट, उन दोनों को गुना करिए और तब सारे लड़कों के लिए उसका सम कीजिए। ये तरीका है, हर बच्चे का उम्र और हर बच्चे का हाइट को गुना कीजिए, हर बच्चे का अपना अलग एक प्रोडक्ट आएगा, फिर उस सबको सम कर दीजिए। उसी तरह से हर छोटे सरफेस पर ई लीजिए और डीएस लीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए और इंटीग्रेशन करिए, यानी कि सबका जो ये ईडीएस है उसको जोड़ दीजिए। इस जगह पे हम गौर करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है जहां पर अगर आप ये कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक सवाल को ध्यान दीजिए, ये एक सरफेस है जो कि 4 मीटर गुने 4 मीटर का है। कहता है कि इसके आधे एरिया पर फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम। तो मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि इस फील्ड का फाइंड फील्ड का टोटल एरिया पर फ्लक्स। फील्ड पूरे एरिया पे आ भी नहीं रही है, फील्ड तो आधे ही एरिया पर आ रही है, लेकिन मैं फ्लक्स पूरे से मांग रहा हूं। कहने का मतलब कि फ्लक्स बताइए। अब देखिए, अब अगर एक कमजोर छात्र होगा, अगर एक स्टूडेंट जिसको कंसेप्ट नहीं होगा, उस स्टूडेंट को अगर आप बोलेंगे तो सामान्य तौर पे वो यही करेगा कि वो फील्ड ले लेगा और वो 4 गुने 4 एरिया जो है पूरा उससे गुना करके आंसर दे देगा। 4 चौक 16, 16 पचे 80 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ऐसे बना देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक से देखिए, इस सरफेस के छोटे छोटे कई टुकड़े हैं, ये छोटे टुकड़े इधर भी हैं, तो इस सरफेस के हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए, इन सारे छोटे टुकड़ों पर सरफेस एरिया और ई का गुना किया, लेकिन इन छोटे टुकड़ों पे ई तो है ही नहीं, इसलिए इन सारे टुकड़ों पे वो ई डॉट डीएस 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इन सारे टुकड़ों पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसलिए ये टुकड़ा जहां पे फील्ड आया ही नहीं, वो टुकड़ा पूरे फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इस छोटे छोटे जो एरियाज हैं, उन छोटे एरियाज में छोटा छोटा जो फ्लक्स होता है ना, वो बना ही नहीं। तो कुल मिला के फ्लक्स सिर्फ इसी एरिया का काउंट किया जाएगा और फ्लक्स होगा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और गुने एरिया आपका आएगा 5 न्यूटन पर कूलम, और 4 नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ 2 ही मीटर लेंगे इधर से, तो 2 गुने 4 8 बचे 40 n बाई सी m स्क्वायर आंसर होगा। इसलिए याद रखिएगा, सरफेस के जिस हिस्से को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रॉस करता है उस हिस्से का फ्लक्स काउंट नहीं किया जाता है। आगे जाके जब सरफेस टेढ़े मेढ़े होंगे तो हम लोग इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल बनाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े और हम लोग कुछ टेढ़े मेढ़े फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो सरफेस है वो एक मान लीजिए कि क्लोज्ड सरफेस है। अब ध्यान दीजिए, सरफेस क्लोज्ड है, बंद है। इस सरफेस से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड गुजार रहा हूं। इसका कुछ भी सरफेस एरिया ले लीजिए, 4 मीटर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम है, तो जरा बताइए तो इसमें फ्लक्स कितना होगा। ध्यान दीजिए, क्लोज्ड सरफेस है, बंद है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो लाइन इसमें गई वो लाइन अब बाहर निकलेगी, क्योंकि सरफेस तो बंद है। इसलिए जाहिर है कि हर अंदर आने वाली लाइन को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस में 2 बार भेंट होगी आपको, दरवाजा बंद है, आपको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए जितनी लाइनें अंदर गई हैं उतनी लाइनें एकदम से बाहर निकलेंगी, तो ऐसे केस में फ्लक्स 0 आएगा। इस बात को आप एकदम याद रख लीजिए कि यूनिफॉर्म फील्ड अगर हुआ का क्लोज्ड सरफेस में
फ्लक्स जीरो आएगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो सरफेस कैसा भी हो, कितना भी एरिया हो, इससे क्या लेना देना है, जितनी लाइनें आई उतनी लाइनें गई, जीरो हो गया, उसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि फील्ड आते समय कुछ और वैल्यू था और बाहर निकलते समय कुछ और वैल्यू था, तब ऐसे केस में अंदर आने वाली लाइनों की संख्या और बाहर निकलने वाली लाइनों की संख्या सेम नहीं होगी, तब ऐसे में फ्लक्स आ जाएगा एंड क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स हो जाएगा। इस बात को समझ गया? तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोज्ड सरफेस एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस हो और फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स जीरो आएगा, उसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई इसमें आपको फील्ड का वैल्यू चाहिए, नहीं आपको सरफेस एरिया का वैल्यू चाहिए, उससे सीधे आप फ्लक्स जीरो कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी फ्लक्स को देखा। यहां पर एक टेढ़ा सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, ध्यान दीजिएगा, ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। धीरे धीरे हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और ज्यादा कठिन से कठिन स्थितियों में फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है Q1, एक बाहर चार्ज है Q2, या मान लीजिए कि Q in है, यहां पर बाहर वाला चार्ज Q out। दो तरह के चार्ज है। Q in नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, मैंने उन सबों को Q in कर दिया है। Q in मतलब चार्ज इनसाइड। और मान लीजिए कुछ अन्य चार्ज भी हैं जिनको हम कलेक्टिवली Q out कर सकते हैं। तो मैं आपसे यह पूछने जा रहा हूं, इसका साइज शेप कुछ नहीं दिया हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं कि फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस। मैं सारे चार्जेस के ऊपर विचार कर रहा हूं। ये जो सवाल है ये अभी तक का सबसे कठिन सवाल हो गया। एक क्लोज्ड सरफेस है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है कैसा शेप है, कुछ चार्ज इसके बाहर है, कुछ चार्ज उसके अंदर है, तो ये चार्ज निश्चित रूप से फील्ड बनाते होंगे, इसका कुछ फील्ड बनता होगा, इसका कुछ फील्ड बनता होगा, वो सारी फील्ड लाइनें इसमें से आती होंगी जाती होंगी। यूनिफॉर्म भी नहीं है कि जीरो कह दे, यूनिफॉर्म किसी चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए आप उसको जीरो नहीं कर सकते। तो आपको बताना है कि इन दोनों की वजह से इस क्लोज्ड सरफेस पे कितना फ्लक्स बनेगा। चलिए, तो फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सरफेस टेढ़ा हो और अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो पूरे सरफेस से तो नहीं, लेकिन एक छोटे से सरफेस से हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा हिस्सा यहां से निकालते हैं। एक छोटा सा हिस्सा इस सरफेस से, एक छोटा सा हिस्सा निकालिए, इसको हम लोग ds कर सकते हैं। छोटा सा सरफेस एरिया निकाला और वो सरफेस एरिया के लोकेशन पर हम लोग फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि डिस्टेंस r है। जब r डिस्टेंस है तो इस जगह पर फील्ड का फार्मूला बना, इस जगह पर फील्ड का फार्मूला बना k q in बाय r स्क्वायर। अभी इसको छोड़ दीजिए, पहले इस पे ध्यान दीजिए, इसका फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसका फ्लक्स निकालेंगे और जोड़ देंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि इस छोटे से सरफेस एरिया से फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है k q in बाय r स्क्वायर। तो छोटा सा फ्लक्स बनेगा, इस जगह पर छोटा सा फ्लक्स बनेगा E डॉट ds का इंटीग्रेशन, छोटा सा फ्लक्स बनेगा E k q in बाय r स्क्वायर डॉट ds का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन तो वही है कि बिना लिमिट के हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है, इसका लिमिट कहां से लाएंगे। तो याद रखिए कि गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये तो होगा ही नहीं, गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको इवेल्युएट करने का तरीका किया था। कैसे इवेल्युएट होगा ये, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें जरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा एंगल का। एंगल किसको कहते हैं?
जब एक स्ट्रेट लाइन और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से चले, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसे समझिए कि एक सर्किल हुई, यहाँ पर एक रेडियस आर है, यहाँ पे दूसरी रेडियस आर है, और बीच में जो आर्क है उस आर्क का लेंथ है एस। तो ये छोटा सा एंगल थीटा डिफाइन करना है। तो ऐसा टेढ़ा है, तो इस टेढ़ी चीज को तो हम ट्रायंगल नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह का टेढ़ा ट्रायंगल नहीं होता। लेकिन अगर ये थीटा बेहद छोटा होता, मतलब कि थीटा नहीं होकर डी थीटा होता, तब इसको आप करीब करीब स्ट्रेट कर सकते थे। यानी अगर थीटा बहुत छोटा हो यानी डी थीटा हो, तो ये वाला हिस्सा करीब करीब स्ट्रेट कहा जा सकता है, इसको डीएस कर देंगे और नीचे आर हो। तो डी थीटा चूंकि बहुत छोटा है, इसलिए आप इसको करीब करीब tan डी थीटा कह सकते हैं, और tan डी थीटा होगा ds बाई r के बराबर। यानी छोटा सा एंगल ds बराबर होगा ds बाई r के बराबर। इसी को हम असल में जब बढ़ा के लिखते हैं तो इसको थीटा बराबर s बाई r कहने लगते हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी कोई सर्किल है या इस तरह की कोई चीज है, तो वहां पे ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये आर्क है, तो बीच का जो थीटा होता है वो s बाई r के बराबर होता है। s का यूनिट मीटर है, r का यूनिट भी मीटर है, तो थीटा का यूनिट मीटर बटे मीटर होगा। इसको हम लोग रेडियन के नाम से जानते हैं, इसका डायमेंशन नहीं होगा। अगर इसको पूरा एक चक्कर घुमा दें तो s का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? खूब एक चक्कर घुमाएंगे तो s का मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई r होगा, इसलिए थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई r ही हो सकेगा। 2 पाई r बटे r यानी कट गया, 2 पाई रेडियन हो सकेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप अगर एक बंदूक ले लें और उस बंदूक को चारों ओर घुमाएं, गोली मारे, तो ये बंदूक मैक्सिमम 2 पाई एंगल घूम सकती है, इससे ज्यादा नहीं घूम सकती। तो एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई ही हो सकता है, वो 360 डिग्री घूम जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जरा सा एक और एंगल पे ध्यान देते हैं। उस चीज को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। जब आपने चना खाया है, मान लीजिए आप याद कीजिए कि जब चने खाते हैं तो इस प्रकार का एक शेप होता है, उसका जो चने का जो कंटेनर होता है, जो कागज का बनता है, इस तरह का कोनिकल शेप होता है। ये भी एक किस्म का 3 डायमेंशनल एंगल है। तो इसमें यहाँ पे रेडियस r है, और ये जो है ये एक आर्क नहीं है बल्कि ये एक सरफेस है, इसलिए हम इस सरफेस एरिया को a कह सकते हैं। ये पूरा एरिया ले रहा हूं मैं, तो कह रहा हूं कि इसका जो सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशनल एंगल, जिसको हम कहते हैं ओमेगा, तो सॉलिड एंगल डिफाइन होगा a बाई आर स्क्वायर से। ठीक से ध्यान दीजिए कि एंगल के केस में आपने सिर्फ s बाई आर कहा था, यहां पे गौर करने की जरूरत है। एंगल के केस में आपने s बाई आर कहा था, इसलिए ताकि डायमेंशन खत्म हो जाए। ये भी मीटर में जाएगा, ये भी लेंथ है, मीटर में जाएगा, डायमेंशन खत्म हो जाएगा, तो एंगल का डायमेंशन नहीं होता। उसी तरह से सॉलिड एंगल का भी डायमेंशन खत्म करना है, तो यहाँ पर एरिया है, तो यहाँ नीचे में एरिया का डायमेंशन लेना पड़ेगा, इसलिए a बाई आर स्क्वायर लेते हैं। याद रखिएगा, सॉलिड एंगल इज a बाई आर स्क्वायर। और अगर कोई कहे कि a का मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, तो ध्यान दीजिए, आपने शादी वगैरह में जो मंडप होता है, उस मंडप के जो उसमें जो गोल गोल लटके होते हैं सजावट वाली चीजें, उनको आपने देखा होगा, वो इस तरह के गोल गोल इस तरह के स्फेरिकल दिखता है, परंतु वो छोटे छोटे कोन्स से मिलकर बना होता है। आप ध्यान दीजिए, वो छोटी सी बॉल के जैसी होती है, बट अंदर में कोन के जैसा होता है, आपने देखा होगा उम्मीद करते हैं। तो अगर बहुत सारे कोन्स को सटा दें तो वो एक गोला तैयार हो जाता है। इसीलिए अगर बहुत सारे कोन्स को सटा दें और गोला तैयार हो जाए, तो ध्यान देकर के बताइए कि ये टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम कितना हो पाएगा? ये गोले का एरिया होगा, यानी मैक्सिमम 4 पाई आर स्क्वायर ही हो पाएगा। इसलिए सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू होगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई, और इसकी यूनिट होती है st रेडियन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3D में एंगल कितनी होती है? 4 पाई st रेडियन।
एग्जाम्पल, अगर मैं एक बंदूक लूं और गोली चलाऊं तो ये गोली घूमते 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 मैक्सिमम कितना एंगल घूम सकती है, तो 2 पाई रेडियन। लेकिन मान लीजिए कि मैं स्पेस में हूं, अब मेरे पास ये बंदूक तिरछी है, तो स्पेस में मैं इसको कहीं भी घुमा सकता हूं, कहीं भी घुमाने के लिए मुझे इसे कितना सॉलिड एंगल घुमाना पड़ेगा, तो उसका जवाब है कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल 4 पाई ही होगा। आप किसी भी शेप में घुमाएं, ध्यान दीजिएगा, एंगल मैक्सिमम घूमने पे सब दिशाओं में 2 पाई रेडियन, परंतु सॉलिड एंगल जब 3D में घूमेगा वो मैक्सिमम 4 पाई एसटी रेडियन होगा। क्वेश्चन यहाँ पे होगा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए आपको मैं बंदूक दे दूं और आपके सामने दुश्मन है, दुश्मनों ने आपको एक सर्किल में घेर रखा है, तो आपको अपनी बंदूक कितने एंगल घुमानी होगी कि सारे दुश्मन मर जाए? जवाब है कि मैं अपनी बंदूक को सीधे ऐसे करके और 2 पाई रेडियन घुमा दूंगा, सारे लोग मर जाएंगे। दूसरा सवाल, मान लीजिए कि उन लोगों ने आपको ट्रायंगुलर घेरे में घेर के रखा है, तब आपको बंदूक कितने एंगल घुमानी होगी? तो जवाब है कि ट्रायंगुलर एरिया में घेरें या हमको क्वाड्र रेक्टेंगुलर एरिया घेरें या कैसा भी एरिया घेर लें, परंतु मैं तो अपनी बंदूक को सिर्फ 360 डिग्री ही घुमाऊंगा। इसका मतलब है कि बंदूक जहां तक घुमाने की बात है वो 2 थीटा रेडियन ही घूमेगा, सब मारे जाएंगे भले घेरा कैसा भी। उसी प्रकार से जब हम स्पेस में हैं और दुश्मन कहीं भी हो सकता है, तो हमारी बंदूक को कितना घुमाया जाए कि ये सारे दुश्मन पूरी दुनिया के लोग मर जाए? तो उसका जवाब है कि मैं अपनी बंदूक को घुमाऊंगा 4 पाई एसटी रेडियन। 4 पाई एसटी रेडियन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। चारों ओर से घिर गए तो 4 पाई एसटी रेडियन में काम चल जाएगा, किस शेप में है इससे कोई लेना देना नहीं। तो हमने देखा कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है a/r² और उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 4 पाई एसटी रेडियन। अगर आप एक गोले के अंदर हैं तो आप अपनी जो आंख है उसको कितने सॉलिड एंगल घुमाएंगे कि पूरा देख लें स्पेस? तो जवाब है 4 पाई एसटी रेडियन। मान लीजिए आप एक बड़े बक्से में बंद हैं, तब आपकी आंखों को कितना घुमाना पड़ेगा? तो फिर जवाब है कि 4 पाई एसटी रेडियन। अब किसी भी प्रकार के शेप के अंदर बंद हैं तो आंखों को कितना घुमाएंगे? 4 पाई एसटी रेडियन। आप कॉमन सेंस ये लगा के समझ लीजिए कि बक्से का शेप मैटर नहीं करता है, आपको आंखें 4 पाई एसटी रेडियन घुमानी है, सब जगह आप देख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को यहां पे यूज करते हैं। आइए, के क्यू इन, अच्छा ये बताइए कि ds बाई आर स्क्वायर क्या है? ds बाई आर स्क्वायर, अब जरा इस जगह पे गौर कीजिए, ds आप देख पा रहे हैं, r देख पा रहे हैं, तो ds बाई आर स्क्वायर, क्या आपको नहीं लगता कि ये छोटा सा सॉलिड एंगल d ओमेगा है? तो ds बाई आर स्क्वायर को हम सॉलिड एंगल से बदल देंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, जब ये सरफेस, अब इसकी लिमिट अब कितना आसान हो चुका है ये, अब सिर्फ सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करना है और सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा फाई बराबर के क्यू इन ओमेगा, लेकिन लिमिट देनी पड़ेगी ना हमें, कितना कितना ओमेगा। तो यहीं पर मैटर करता है वो कंसेप्ट, कहता है गॉस की सरफेस कैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा, परंतु अंदर वाले इस सॉलिड एंगल का वैल्यू मैक्सिमम 4 पाई एसटी रेडियन नहीं होगा, 4 पाई एसटी रेडियन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो चूंकि सारी दिशाएं सारे डायरेक्शंस कवर हो गए, इसलिए कुल सॉलिड एंगल यहाँ 0 से 4 पाई में जाएगा और इसलिए फ्लक्स होगा k q in into 4 पाई। k का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 4 पाई q in, तो 4 पाई कट जाएगा, फ्लक्स आया q in by epsilon 0। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने इस अंदर वाले चार्ज का फ्लक्स निकाला है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, द फ्लक्स ड्यू टू इनर चार्ज बराबर q in by epsilon नॉट, इस सरफेस के थ्रू पूरा निकल गया फ्लक्स। And what is the flux due to outer charge? अब ध्यान दीजिए, आउटर चार्ज के चलते फ्लक्स होगा। अब भाई आउटर चार्ज है, आप ठीक से देखिए, यहां से फील्ड निकलेगा और बाहर जाएगा, यहां से फील्ड निकलेगा और बाहर जाएगा, इधर फील्ड निकलेगा और बाहर जाएगा। क्योंकि सरफेस क्लोज है, चार्ज उसके बाहर है,
तो चार्ज से फील्ड लाइन घुसेगी और घुसते उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा, इसीलिए इस चार्ज का टोटल फ्लक्स जीरो ही होगा, चाहे सरफेस कितनी भी शेप की हो, कैसी भी शेप हो, कितनी भी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइन को एक बार अंदर आना पड़ेगा और फिर लाइन को बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए कुल अंदर आने वाली लाइनें और कुल बाहर जाने वाली लाइनें बराबर होंगी और इसलिए फ्लक्स होगा जीरो। ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा, क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स जीरो होता है अगर चार्ज बाहर हो। तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू बोथ चार्जेस हो गया q in by epsilon 0 और जोड़ जीरो q in by epsilon 0 epsilon नॉट, ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब हम लोगों ने जो सीखा उसको रिकैपिचुलेट करने की स्थिति में है। एक बार याद रखिए, क्वेश्चन था इस टेढ़े मेढ़े सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा। अंदर वाले चार्ज का फ्लक्स निकालने के लिए हमें ये स्थिति बनानी पड़ी। हमें ये सरफेस लिया, फील्ड लिया, ये इंटीग्रल लिखा, इसके बाद जब लिमिट नहीं मिली तो हमने इस ds/r² को सॉलिड एंगल लिख दिया और उस सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट कर दिया। चूंकि सरफेस क्लोज्ड था, चारों ओर से था, इसलिए हमने इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई पुट कर दिया। आसान हो गया मेरे लिए, और ये 4 पाई पुट करके और आंसर निकाल दिया। अंदर वाले सरफेस, अंदर वाले चार्ज के फील्ड का फ्लक्स होगा चार्ज बटे इप्सिलॉन नॉट, बाहर वाला चार्ज का फील्ड जितना निकलता है उतना जाता भी है बाहर, इसलिए टोटल फ्लक्स बाहर वाले का हुआ जीरो। तो अंदर वाले का फ्लक्स इतना, बाहर वाले का फ्लक्स इतना, इसलिए टोटल फ्लक्स इतना। तो हम लोग इस रिजल्ट को अब लिख दें, रिजल्ट को लिखेंगे और कहेंगे द टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेज, कैसे भी चार्ज हो, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, बंद सरफेस होनी चाहिए, इज गिवन एज फ्लक्स बराबर E डॉट ds इंटीग्रेशन। चूंकि सरफेस क्लोज्ड है तो ये गोला देना चाहिए, क्लोज्ड इंटीग्रल की पहचान है, आप न भी दें तो कोई क्राइम नहीं है, ये आप अपने समझिए। तो E डॉट ds जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो आएगा q in by epsilon नॉट। इस स्टेटमेंट को कहते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज गिवन एज चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आउटवर्ड का क्या होगा? अब आइए छोटे-छोटे यहाँ पे पॉइंट ले लें हम लोग, इसको 2-3 बार बोलने सीखिए। याद रखिए गॉस के लॉ में आपको टोटल फ्लक्स बोलना है, वो सारे चार्जेज का फ्लक्स है, अंदर वालों का भी है, बाहर वालों का भी है। बाहर वालों का फ्लक्स जीरो था लेकिन काउंट करेंगे ना उनको, तो ड्यू टू ऑल चार्जेस और क्लोज्ड सरफेस मत भूलिएगा, गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस के बारे में बोलता है। तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज गिवन एज q in by epsilon 0। सिर्फ अंदर का चार्ज बता दीजिए, epsilon 0 से भाग लगा दीजिए, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। इसमें सरफेस के शेप वेब से कोई लेना देना नहीं है। आइए हम लोग छोटे-छोटे सवाल 2-3 बना के और हम लोग इसको फिनिश करते हैं। पहला, जरा सा यहाँ पे 4 कूलम का एक चार्ज है और यहाँ पर 6 कूलम का एक चार्ज है और यहाँ -2 कूलम का एक चार्ज है। इसको सरफेस 1 कहते हैं, इसको सरफेस 2 कहते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कितना होगा? फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, ध्यान दीजिए, सरफेस 1 को ध्यान दीजिए, सरफेस 1 पे गौर कीजिए। तो 4 कूलम इसके अंदर है, 6 कूलम बाहर है, 0.2 कूलम बाहर। तो बाहर वालों का फ्लक्स तो होगा नहीं, तो सिर्फ अंदर वाले का फ्लक्स होगा और कितना होगा? 4/ε। आंसर। फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 कितना होगा? सरफेस 2 को देखिए, सरफेस 2 के अंदर है 10 कूलम और बाहर है 2 कूलम। तो बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स तो होता नहीं है, लेकिन अंदर वाले चार्जेज का फ्लक्स आप लिखेंगे तो 10/ε। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। क्वेश्चन है कि अगर मैं इस सरफेस को साइज में बढ़ा दूं तो फ्लक्सों पे क्या असर पड़ेगा? जवाब है कि साइज बढ़ा देने से फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्यू इन बाय साइलेंट नोट करते समय साइज और शेप नहीं देखी गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गॉस लॉ जो है चार्जेज के चलते किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने का उपाय बताता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और चूंकि ये तो क्लास काफी लंबी हो गई है, इसलिए हम लोग गॉस लॉ पे अगला डिस्कशन लेंगे अगले क्लास में।